मूवी की शुरुआत होती है और सबसे पहले हम एक बड़ी सी हवेली को देख पाते हैं जहां गैरी नाम का एक आदमी अपने ऑफिस के कुछ कामों में बिजी है और तभी गैरी के साथ काम करने वाला एक लड़का साइमन वहां पर आ जाता है। वो गैरी को बताता है कि आज वो एक बहुत पुरानी चीज को लेकर आया है। वो चीज दिखने में एक अजीब सा वेपन नजर आ रहा था। दरअसल गैरी पुरानी चीजों को खरीदने में काफी शौक रखता था। गैरी उस पुरानी चीज को देखते ही साइमन से कहता है, तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे तुमसे खरीदना चाहता हूँ। और तभी वहीं पर एंट्री होती है गैरी की सेक्रेटरी एलिस की, जो कि उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप की फाइल्स लाई है। गैरी जिसकी अपनी खुद की एक बहुत बड़ी शॉप भी थी। तभी उसी रात कुछ चोरों ने गैरी की शॉप पर हमला बोल दिया। वो सिक्योरिटी गार्ड को घायल कर दुकान के अंदर घुस जाते हैं। दरअसल इस हमले के पीछे गैरी की सेक्रेटरी एलिस का हाथ था। वो भी इन गुंडों के साथ मिली हुई थी क्योंकि एलिस गैरी की शॉप में चोरी करवाना चाहती थी। एलिस को ऐसा लग रहा था कि बेसमेंट के लॉकर में कुछ तो खास चीज मौजूद है और जो कि बहुत कीमती है, और यही वजह है कि गैरी सबको वहाँ जाने से मना किया करता है। एलिस सिक्योरिटी गार्ड को मरवाकर जल्दी से सारे चोरों को लेकर बेसमेंट के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक कॉफिन बॉक्स नजर आता है जो कि पूरा चांदी का बना हुआ था। एक चोर झट से उस कॉफिन बॉक्स के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसे खोलते वक्त अचानक से उसकी वहीं पर दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है, जिसे देखकर एलिस और उसके साथी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सभी डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं और इधर गैरी को कुछ महसूस होता है। वो पास के ही बटन को प्रेस करता है और ऐसा करते ही उसके सामने बहुत सारे हथियार खुलकर आ जाते हैं। वो अपने हाथ में एक सिल्वर का वेपन उठाता है और कुछ और वेपन्स को लेकर अपने साथ वहाँ अपनी शॉप के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ एलिस अपने साथियों से कहती है, इस कॉफिन बॉक्स में कुछ तो खास जरूर है, इसलिए हमें यहाँ से इसे लेकर चलना चाहिए। और जब तक कि गैरी वहाँ पहुँच पाता है, एलिस उस कॉफिन बॉक्स को लेकर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ से फरार हो जाती है। गैरी कॉफिन बॉक्स को वहाँ न देखकर बहुत बुरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे डर था कि अब तो कयामत आने वाली है। वो वहाँ से जल्दी वापस आता है और साइमन से कहता है, एक बहुमूल्य चीज चोरी हो चुकी है और उसे ढूंढने की खातिर मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और तब तक तुम्हें इस जगह का ध्यान रखना है। साइमन के पूछने पर कि आखिर वो चीज कौन सी है, गैरी उसे कुछ नहीं बताता और सिर्फ उसकी शॉप का ध्यान रखने के लिए कहता है। इतना कहते ही गैरी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं और उसी का एक साथी दोस्त जिसका नाम पीटर है, वो उस कॉफिन बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी एलिस कहती है, मुझे पता है इसके अंदर बहुत कीमती चीज है, तो पीटर तुम्हें जो भी करना होगा बहुत ही संभल कर करना होगा। इतना कहते ही एलिस वहाँ से चली जाती है और इस वक्त पीटर उस कॉफिन बॉक्स के साथ अकेला था। वो उसे जद्दोजहद में बार बार उसे खोलने की कोशिश करता है कि सडन उसी दौरान उसका अंगूठा कट जाता है और उसकी खून की बूंद जैसे उस कॉफिन बॉक्स पर पड़ती है, सडन उस कॉफिन बॉक्स के चारों तरफ से एक अजीब सा धुआं निकलने लगता है। ये देखकर पीटर घबराने लगता है, लेकिन बड़ी हिम्मत करके जैसे ही वो उसमें लगे बटन को घुमाता है, वो कॉफिन बॉक्स बड़ी आसानी से खुल जाता है। कॉफिन बॉक्स के खुलते ही पीटर खुश तो हो जाता है, लेकिन उसे अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ तो चारों तरफ से धुआं निकल रहा था और ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई लेटा हुआ है। अभी पीटर को उसमें क्रॉस नजर आता है। वो जल्दी से उस क्रॉस को उठा लेता है। पीटर जैसे उस क्रॉस को उठाता है, उसे वो क्रॉस देखने में काफी कीमती नजर आ रहा था और इससे पहले कि वो उसे लेकर वहाँ से भाग पाता, कॉफिन बॉक्स के अंदर से एक अजीब सा जीव निकलता है और पीटर का गला पकड़ लेता है। वो देखने में काफी डरावना था। उसे देखते ही पीटर की तो हालत पतली हो जाती है और उसकी चीखें बाहर तक सुनाई देती हैं। पीटर की चीखें सुनकर बाहर मौजूद उसका साथी जैसे उसे अंदर देखने के लिए आता है, उसे अंदर आने पर सब कुछ नॉर्मल नजर आता है और चारों तरफ नजर घुमाने पर भी उससे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो डरते हुए धीरे धीरे कॉफिन बॉक्स के पास जाता है और जैसे ही उसे खोलता है, उसके अंदर उसे पीटर की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर तो वो हैरान ही रह जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाता या किसी को इन्फॉर्म कर पाता, पीछे से भयानक से ड्रैकुला आकर उस पर अटैक कर देता है। तब तक वहीं पर एलिस और मार्क आ जाते हैं। ड्रैकुला एलिस को देखते ही उससे अपने वश में करने की कोशिश करने लगता है और एलिस भी लगातार घूर घूर कर उसकी आंखों में देखती जा रही थी। पीछे खड़ा उसका साथी मार्क उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि एलिस अपनी नजरें हटा पाती, अब तक वो उसके कब्जे में हो चुकी थी और वो लगातार ड्रैकुला के पास आगे बढ़ती जाती है। पास पहुंचते ही वो एलिस को दबोचकर उसका खून पी जाता है। ये देखकर मार्क बहुत घबरा जाता है और इस पर गोलियों की बौछार करने लगता है, लेकिन ड्रैकुला पर तो गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। गोलियां चलाते वक्त एक गोली प्लेन के छत पर लग जाती है, जिसके कारण प्लेन डिसबैलेंस होने लगता है। और इसके बाद अब हम मिलते हैं मैरी नाम के कैरेक्टर से, जिसे अक्सर ड्रैकुला के सपने आया करते थे और आज तो मैरी के साथ कुछ अजीब हुआ। उसने ड्रैकुला को बिल्कुल अपने करीब महसूस किया। ये सोचकर ही मैरी बहुत घबरा रही थी। दरअसल वो ताबूत इस वक्त एक प्लेन में था और ये पूरी घटना वही हो रही थी। अब लगातार न्यूज में खबरें आने लगती हैं कि एक प्लेन क्रैश हो चुका है जिसमें वो ताबूत भी मौजूद है और ये भी बताया जाता है कि उस ताबूत को वहाँ से लाकर इस वक्त टाउन हॉल में रख दिया गया है। गैरी जैसे ही इस न्यूज को देखता है, वो जल्दी से टाउन हॉल की तरफ टर्न हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ साइमन भी उसका पीछा
पीछा करते हुए लगातार उसके पीछे पीछे आ रहा था, क्योंकि साइमन गैरी का सच जानना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ था। वहाँ एक रिपोर्टर कैमरामैन के साथ रिपोर्टिंग कर रही थी। ड्रैकुला इंसानों के भेष में बाहर निकलता है और वो रिपोर्टिंग कर रही लड़की को अचानक से पकड़ लेता है। ये देखकर कैमरामैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ड्रैकुला उस लेडी रिपोर्टर को तो छोड़ देता है, लेकिन जल्दी से जाके वो कैमरामैन को पकड़ लेता है। इतने में ही वो रिपोर्टर भागकर अंदर आ जाती है। अंदर आकर वो क्या देखती है कि ड्रैकुला ने कैमरामैन को बहुत बुरी तरीके से मार डाला है और अब वो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा है। पहले तो वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन पास पहुँचते ही ड्रैकुला उसे भी अपने कब्जे में कर लेता है और बहुत ही प्यार से उसे हाथ देकर बाहर बुलाता है। और इस वक्त वो रिपोर्टर भी उसके चंगुल में फंस चुकी थी। उसके साथ भी सेम वही होता है जो एलिस के साथ हुआ था। इधर हम मैरी को देखते हैं जो कि इस वक्त एक ग्रोसरी शॉप में है। उसके हाथ से सडन कुछ सामान छूटकर गिर जाता है। उसे अचानक से ये एहसास होता है कि ड्रैकुला ने अभी अभी किसी का खून पिया है। ये सोचने मात्र से ही मैरी बहुत ज्यादा घबराकर वहाँ से भाग निकलती है। हम गैरी को देखते हैं जो कि इस वक्त टाउन हॉल में पहुँच चुका है। गैरी अब बिना देर के हुए उस टाउन हॉल के अंदर पहुँच जाता है। वो ज्यादा घबराया हुआ नहीं लग रहा था, क्योंकि आज तो वो पूरी तैयारी से आया था। वो जैसे ही अंदर पहुँचता है उसे वही कॉफिन बॉक्स दिखाई देता है। वो उसे खोलकर देखता है तो हैरान ही रह जाता है, क्योंकि इस वक्त वो कॉफिन बॉक्स पूरी तरह से खाली था। और तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। गैरी फटाफट से अपनी गन लेकर तैनात हो जाता है और जैसे ही टर्न होता है उसके सामने खड़ा था साइमन। साइमन को वहाँ देखकर गैरी बहुत गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है, मैंने तो तुम्हें शॉप का ध्यान रखने के लिए कहा था, तो आखिर तुम यहाँ क्यों आ गए? साइमन उसे बताता है, मैं किसी भी हाल में आपको अकेला मुसीबत में डालना नहीं चाहता था और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी गैरी को कुछ हलचल महसूस होती है। उसके बिल्कुल पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। गैरी को ऐसा लग रहा था कि शायद ये अजीब सी आवाज इसी डेड बॉडी से आई है और जैसे ही वो उसे शूट करने वाला था साइमन उसे रोक देता है। साइमन गैरी से कहता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हम दोनों को यहाँ से भागना चाहिए। और इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से भाग पाते, सामने पड़ी डेड बॉडी जो कि एलिस की थी वो अचानक से लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और फिर उठ खड़ी हो जाती है। उन दोनों को देखते ही एलिस जोर का हंसती है और कहती है, तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बहुत पावरफुल हूँ। इतना कहती ही वो एक लंबी छलांग लगाती है और वहाँ से बाहर भाग निकलती है। तब तक एलिस का एक गुंडा आ जाता है और वो गैरी पर अटैक करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ उसका बिगाड़ पाता, गैरी अपनी सिल्वर गोली से उसे वही खत्म कर देता है। तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये दोनों जल्दी से वहाँ से भाग निकलते हैं। अब कार में जाते हुए गैरी साइमन को सब कुछ बताता है। वो उसे बताता है, कुछ साल पहले एक ड्रैकुला ने मुझ पर अटैक कर दिया था और उसकी कुछ खून की बूंदें मेरे अंदर चली गई थी और वो लोगों को भी नुकसान पहुँचा रहा था, तो इसी कारणवश मैंने उस ड्रैकुला को इस ताबूत में कैद कर दिया था। गैरी कहता है कि जब मैंने उसे ताबूत में कैद किया तो मैंने उसके ऊपर बहुत सारे जोक छोड़ दिए थे, जिससे वो सारे जोक उस ड्रैकुला का खून चूस ले। गैरी कहता है, मैं जानता हूँ कि ड्रैकुला अपने खून को कभी नहीं भूलता और वो वापस मेरे पास जरूर आएगा। और अब यहाँ पर गैरी एक बड़ा खुलासा करता है। वो साइमन को बताता है कि मैरी मेरी ही बेटी है और मुझे पता है कि इस वक्त वो बड़ी परेशानी में है। उधर हम मैरी को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने एक दोस्त डेविड के साथ चर्च में मौजूद है और वो अपने साथ घटित होने वाली सारी घटनाओं के बारे में डेविड से बता रही है। मैरी डेविड को बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ड्रैकुला मेरी आत्मा को चाहता है और वो लगातार मेरे करीब आ रहा है। दूसरी तरफ वो खतरनाक ड्रैकुला मैरी को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचता है जहां मैरी काम किया करती थी। वहां पहुंचते ही वो ड्रैकुला मैरी की दोस्त लूसी से मिलता है। वो दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसा लग रहा था, इसलिए लूसी भी उसे नहीं पहचान पाती। ड्रैकुला लूसी को बताता है कि मैं तुम्हारी दोस्त लूसी का फ्रेंड हूँ और मुझे उससे मिलना है। आखिर वो कहाँ है? लूसी कहती है, इस वक्त वो यहाँ तो नहीं है, पता नहीं कहीं और गई हुई है। और इतना कहते कहते वो लगातार लूसी को अपने वश में करता जा रहा था और अब देखते ही देखते लूसी भी पूरी तरह से उसके चंगुल में फंस चुकी थी। वो ड्रैकुला को लेकर मैरी के घर पहुंचती है, लेकिन मैरी तो वहाँ भी नहीं थी। ड्रैकुला मैरी के घर में उसे चारों ओर ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तब तक यहाँ पर गैरी आ जाता है। गैरी को देखते ही ड्रैकुला उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो ड्रैकुला गैरी को अपने हाथों से जकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर गैरी को शीशे की दीवार पर फेंक देता है, जिसके कारण वहीं पर गैरी की मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ पर मैरी भी पहुँच चुकी है। गैरी घर पहुँचते ही क्या देखती है कि चारों ओर सामान बिखरा पड़ा है और जैसे ही उसकी नजर अपने पिता पर जाती है जो कि इस वक्त मरे पड़े थे, वो ये मंजर देखते ही समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और वो झट से वहाँ से बाहर की तरफ भागती है। उसे बाहर की ओर भागता देखकर ड्रैकुला अपने भेड़िया वाले अवतार में आकर उसका पीछा करने लगता है और इससे पहले कि वो ड्रैकुला मैरी को मार पाता, वहीं एन वक्त पर साइमन आ जाता है जो कि अपने सिल्वर गोले से ड्रैकुला पर शूट करता है। शूट करते ही ड्रैकुला पक्षी के भेष में आकर वहाँ से उड़ जाता है। साइमन तुरंत ही वहाँ से निकलकर मैरी को चर्च में लेकर आता है और मैरी को बताता है कि तुम्हारे पिता गैरी के अंदर भी ड्रैकुला का खून था, जिसका सीधा असर तुम पर हो रहा था क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर भी उसका खून आ चुका था और यही वजह थी कि तुम्हें अक्सर ड्रैकुला के सपने आया करते थे।
साइमन की बातें सुनते ही मैरी को भी सब कुछ समझ में आ चुका था। ये दोनों ड्रैकुला के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाहर रखी प्राचीन किताबों को पढ़ने लगते हैं, जिससे इन्हें ये पता चलता है कि ड्रैकुला समय समय पर अपना भेष आसानी से बदल सकता है और उसकी कमजोरी सिर्फ एक ही चीज है और वो है सिल्वर, यानी कि वो सिर्फ सिल्वर को देखकर ही घबराता है। ये दोनों किताबों में मशगूल थे कि तब तक वहीं पर ड्रैकुला आ जाता है। साइमन उसे देखते ही तुरंत ही उस पर अटैक करता है, लेकिन वो ड्रैकुला उसे एक ही झटके में उठाकर दूर फेंक देता है। साइमन घबराकर पास में ही रखी बाइबल को उठा लेता है और वो बाइबल को अपने आगे कर देता है। ड्रैकुला बाइबल को देखकर कहता है कि इसका असर तो मुझ पर होगा ही नहीं। उसकी ये बात सुनकर साइमन बाइबल को खोल देता है। जैसे जैसे ड्रैकुला आगे बढ़ रहा था, बाइबल के पन्नों में आग लगने लगती है और ऑटोमेटिकली ड्रैकुला की स्पीड धीमी होने लगती है। मौका मिलते ही मैरी तुरंत ही वहाँ से भाग निकलती है। मैरी को वहाँ पर ना देखकर वो ड्रैकुला साइमन को छोड़कर मैरी के पीछे भागता है। मैरी जो कि इस वक्त चर्च के ही कब्रिस्तान में आ चुकी है। मैरी को ये एहसास हो जाता है कि वो ड्रैकुला उसके पीछे आ रहा है, इसलिए जल्दी से वो वहाँ पर एक जगह ढूंढती है और उसी के अंदर छुप जाती है। वहाँ छुपते वक्त उसे तो चोट भी लग जाती है। ड्रैकुला जैसे ही कब्रिस्तान में पहुँचता है, वो आसानी से मैरी को ढूंढ निकालता है और इधर साइमन भी उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पहुँच गया था। मैरी को देखते ही ड्रैकुला उससे कहता है, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा क्योंकि तुम भी ड्रैकुला का ही एक वंश हो। ये बात सुनते ही मैरी ड्रैकुला पर शाउट करती है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। ड्रैकुला की नजर जैसे ही साइमन पर पड़ती है, वो फटाफट मैरी को वहाँ से लेकर भाग निकलता है। उन दोनों के वहाँ से निकलते ही वहाँ पर 3 वैम्पायर लड़कियां आ जाती है, जिसे ड्रैकुला ने अपने वश में कर लिया था। एक तो एलिस, दूसरी मैरी की दोस्त और तीसरी वो रिपोर्टर। वो तीनों मिलकर साइमन को मारकर उसका खून पीने की कोशिश करती है। एलिस जैसे जैसे साइमन के करीब बढ़ रही थी, वो उसकी बॉडी पर क्रॉस को रख देता है, जिसके कारण वो तुरंत ही वहाँ नीचे गिर जाती है और ऐसा देखते ही वो दूसरी लड़की साइमन पर जोरदार हमला करती है। दूसरी तरफ हम ड्रैकुला को देखते हैं, जो कि इस वक्त मैरी को अपने साथ लेकर आ गया है। वो मैरी के नेक पर काटकर उसे पूरी तरह से अपनी तरह बना लेता है और फिर वो मैरी को अपनी कहानी सुनाता है। ड्रैकुला उसे बताता है कि मेरा नाम जूडस था और मैंने चांदी के सिक्कों के लिए जीसस को धोखा दिया था, क्योंकि चांदी के सिक्कों को देखकर मैं काफी ज्यादा लालच में आ गया था, जिसके कारण मैंने जीसस तक को धोखा दे दिया और उनके साथ फरेब किया और कहीं न कहीं मेरी ही गलती की वजह से जीसस को सूली पर चढ़ाया गया। तब जाकर कहीं मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। वो कहता है, मुझे इस बात का इतना पछतावा था कि मैं खुद को ही खत्म कर लेना चाहता था, लेकिन इसमें भी मैं नहीं सफल हो पाया, जिसके कारण मुझे ईश्वर ने श्राप दिया कि तुम हमेशा ड्रैकुला बनकर रहोगे और सिल्वर तुम्हारी कमजोरी होगी। और तब से लेकर आज तक मैं आजाद नहीं हो पाया हूँ। मैं कहीं न कहीं इस श्राप में तड़प रहा हूँ। अब वो वैम्पायर लड़कियां साइमन को अपने साथ लेकर ड्रैकुला के सामने पेश करती हैं और मैरी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम्हारा शिकार हाजिर है। उसके इतना कहते ही मैरी तुरंत ही साइमन की तरफ आगे बढ़ने लगती है और फिर अपने बड़े दांत निकालकर साइमन को काट लेती है। तभी उनमें से एक वैम्पायर लड़की, जो कि कुछ नोटिस करती है, वो मैरी के हाथ में लगी चोट को देखती है और ड्रैकुला को बताती है कि मुझे पता है कि मैरी ने साइमन को नहीं काटा, ये सिर्फ नाटक कर रही है। इससे पहले कि वो वैम्पायर ड्रैकुला को कुछ और बता पाती, मैरी झट से तलवार उठाती है और उसका गला काट देती है और देखते ही देखते मैरी ड्रैकुला पर भी अटैक कर देती है और इधर साइमन भी तुरंत उठकर उस वैम्पायर लड़की पर अटैक करता है। साइमन जल्द ही वैम्पायर गर्ल को मार देता है और इधर मैरी ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी ड्रैकुला मैरी को देखकर हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता नहीं कि मैं तो अमर हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता। मैरी तुरंत ही अपने साथ साथ ड्रैकुला के गले में एक रस्सी को बांधती है और उसे साथ लेकर एक बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। छलांग लगाते ही ड्रैकुला तो ऊपर ही लटक जाता है, लेकिन मैरी सीधा नीचे आकर गिरती है। मैरी को कष्ट में देखकर ड्रैकुला को तकलीफ होने लगती है और वो मैरी से वैम्पायर की सारी शक्तियाँ वापस ले लेता है। मैरी को इस कष्ट में देखकर कहीं न कहीं ड्रैकुला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब यही से हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है, उसी धूप में वो ड्रैकुला जलकर राख हो जाता है और इसका साफ संकेत ये था कि ड्रैकुला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और दिल से अपनी गलती को मानने की वजह से गॉड ने भी ड्रैकुला को माफ कर दिया था। अंत में हम ये देखते हैं कि ड्रैकुला के अंश को एक बार फिर से उसी ताबूत में बंद कर दिया जाता है और इस बार उसकी जिम्मेदारी उठाती है खुद मैरी और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।